क्या आप इमेजिन कर सकते हैं एक ऐसे देश को जिसे दुनिया के हर कोने से घेर लिया गया हो? एक ऐसा देश जिस पर 180 अलग अलग पाबंदियां लगी हों, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपना सबसे कीमती खजाना, अपना काला सोना यानी क्रूड ऑयल, दुनिया को बेच ना सके। उसके हर जहाज पर ड्रोन से नजर रखी जाती है, उसकी हर मूवमेंट को सैटेलाइट से ट्रैक किया जाता है। समुद्र के रास्ते उसके लिए मौत के कुएं जैसे बना दिए गए हैं, लेकिन फिर भी यह देश हर साल अरबों खरबों डॉलर का तेल चुपके से अपने सबसे बड़े कस्टमर तक पहुंचा रहा है। आखिर कैसे? यह कोई जादू नहीं है, यह एक ऐसी जियोपॉलिटिकल शतरंज की चाल है जिसके सामने दुनिया के बड़े से बड़े एक्सपर्ट भी हैरान हैं। यह कहानी है एक ऐसे सीक्रेट रास्ते की जो सैकड़ों समुद्री मीलों को नहीं बल्कि हजारों किलोमीटर लंबे रेगिस्तानों और पहाड़ों को चीर कर बनाया गया है। एक ऐसा रास्ता जो दुनिया का नक्शा बदल रहा है। तो आइए आज पर्दा उठाते हैं इस सबसे बड़े जियोपॉलिटिकल सीक्रेट से। आखिर ईरान, अमेरिका और बाकी देशों की आंखों में धूल झोंककर अपना तेल चाइना तक कैसे पहुंचा रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। समुद्र का खेल, सैंक्शंस और चोरी छुपे का सौदा। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ईरान के लिए समुद्र का रास्ता इतना मुश्किल क्यों है। जैसा कि हमने बताया, ईरान पर 180 एनर्जी सैंक्शंस लगे हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई कंपनी या देश ईरान से डायरेक्ट तेल खरीदता है तो उस पर भी सैंक्शंस लग सकते हैं। इससे बचने के लिए ईरान ने बड़े ही शातिर तरीके निकाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, उनका तेल से भरा जहाज मलेशिया के पास समुद्र में जाता है और अचानक गायब हो जाता है। गायब मतलब वो अपने ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम यानी AIS को बंद कर देता है। यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हर जहाज की लोकेशन ट्रैक होती है। AIS बंद होते ही जहाज राडार से गायब हो जाता है और खुले समुद्र में ही एक दूसरे जहाज में अपना सारा तेल ट्रांसफर कर देता है। यह दूसरा जहाज किसी ऐसे देश का होता है जिस पर कोई सैंक्शन नहीं है। इसके बाद शुरू होता है पेपर वर्क का खेल। ट्रांसफर होते ही ईरान का तेल डॉक्यूमेंट्स में ओमान या बारबेडोस का तेल बन जाता है, या कभी कभी उसे सिर्फ फ्यूल ऑयल लिख दिया जाता है जिसका कोई ओरिजिन ही नहीं होता। तो अगर कोई जहाज को ट्रैक कर भी ले तो कागज पर सब कुछ साफ सुथरा दिखता है। इस स्कीम में टीपॉट रिफाइनर्स का भी बड़ा रोल है। यह चाइना की छोटी छोटी ऑयल रिफाइनरीज हैं जिन पर ज्यादा कंट्रोल नहीं होता। यह रिफाइनरीज सेकेंडरी सैंक्शंस का रिस्क उठाकर भी ईरान से सस्ते दाम पर तेल खरीदने को तैयार रहती हैं, लेकिन इस पूरे झंझट में ईरान को बहुत बड़ा नुकसान होता है। एक एस्टिमेट के मुताबिक हर शिपमेंट की कमाई का लगभग 20% हिस्सा इन्हीं ट्रिक्स और मिडलमैन में चला जाता है। यह सालाना बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान है। मलाक्का स्ट्रेट, एक ऐसा जाल जिससे बचना मुश्किल है। इन सब परेशानियों के ऊपर है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का का संकट। मलाक्का स्ट्रेट इंडियन ओशन को साउथ चाइना सी से जोड़ने वाला सबसे छोटा और सबसे बिजी समुद्री रास्ता है। हर साल यहां से 90,000 से ज्यादा जहाज गुजरते हैं। इतना बिजी होने की वजह से इस जगह पर सर्वेलेंस बहुत टाइट रहती है। मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर जैसे देश अमेरिका और दूसरी नेवल पावर्स के साथ मिलकर यहां कड़ी निगरानी रखते हैं। तो अगर ईरान का कोई टैंकर यहां से गुजरता है और जरा सा भी शक पैदा करता है तो उसे तुरंत पकड़ लिया जाता है। इसके अलावा यह रास्ता बहुत ही नैरो और शैलो यानी कम गहरा है। ईरान सैंक्शन से बचने के लिए अक्सर पुराने और खस्ता हालत वाले टैंकर्स का इस्तेमाल करता है। अगर ऐसा कोई जहाज इस भीड़ भाड़ वाले रास्ते में खराब हो जाए या जमीन से टकरा जाए तो यह पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो जाता है। उसकी सारी चोरी पकड़ी जाती है। इसीलिए धीरे धीरे मलाक्का स्ट्रेट का रास्ता ईरान के लिए लगभग बंद होता जा रहा है। जमीन का रास्ता, एक नया चैप्टर शुरू हुआ। तो जब समुद्र के सारे दरवाजे बंद हो रहे थे तब ईरान और चाइना ने एक ऐसा रास्ता खोला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, जमीन का रास्ता। इसकी एक झलक तब मिली जब मई 2025 में चाइना के शियान शहर से एक ट्रेन चली और 10,000 किलोमीटर का सफर तय करके ईरान की राजधानी तेहरान के पास पहुंची। यह ट्रेन अपने साथ सोलर पैनल्स लाई थी, लेकिन इसने एक नए युग का इशारा दे दिया था। एक ऐसा युग जहां तेल समुद्र से नहीं बल्कि रेलवे ट्रैक्स पर दौड़ेगा। यह कोई एक प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि अलग अलग देशों में फैले कई प्रोजेक्ट्स को जोड़कर बनाया गया एक मेगा कॉरिडोर है। यह कॉरिडोर चाइना के वेस्टर्न डेजर्ट से शुरू होकर सेंट्रल एशिया के देशों से गुजरता हुआ सीधा ईरान तक जाता है। इस रास्ते ने समुद्र की सारी परेशानियों जैसे सैंक्शंस, सर्वेलेंस और डिलेज को एक झटके में खत्म कर दिया है। आयरन सिल्क रोड, कैसे जुड़ा ईरान और चाइना का रास्ता।
इस रास्ते को बनाने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। चाइना ने बहुत पहले ही अपने देश के ईस्टर्न कोस्ट से लेकर वेस्टर्न बॉर्डर तक रेलवे लाइंस बिछा दी थीं। इस रास्ते का सबसे मेन खिलाड़ी है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान एक बहुत बड़ा देश है जो चाइना और सेंट्रल एशिया के बीच एक पुल का काम करता है। चाइना और कजाकिस्तान के बीच रेलवे लिंक 1990s में ही बन गए थे। फिर 2012 में एक और बॉर्डर क्रॉसिंग खोली गई, जिससे ट्रेड और भी आसान हो गया। दूसरी तरफ ईरान ने तुर्कमेनिस्तान के साथ अपने रेलवे कनेक्शंस मजबूत कर रखे थे और तुर्कमेनिस्तान पहले से ही कजाकिस्तान से जुड़ा हुआ था। तो टेक्निकली ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, चाइना का लिंक पहले से मौजूद था। लेकिन इसमें एक बड़ी दिक्कत थी, जिसकी वजह से सामान को एक ट्रेन से उतारकर दूसरी ट्रेन पर लोड करना पड़ता था। इसमें बहुत वक्त और पैसा बर्बाद होता था। असली गेम चेंजर हुआ 3 दिसंबर 2014 को। उस दिन चाइना, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान डायरेक्ट रेलवे लाइन को ऑफिशियली खोल दिया गया। बाद में इस नेटवर्क से उज्बेकिस्तान भी जुड़ गया। इस नए रूट में ऐसी टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया जिससे बार बार सामान ट्रांसफर करने का झंझट ही खत्म हो गया। दोनों देशों के लिए विन विन सिचुएशन। इस लैंड रूट से ईरान को क्या फायदा हुआ? सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि अब वो बिना किसी रोक टोक के, बिना सैंक्शंस की परवाह किए अपना तेल सीधा चाइना भेज सकता है। इस रास्ते पर आने वाला कोई भी देश अमेरिकन सैंक्शंस को नहीं मानता। इससे ईरान का वो 20% पैसा भी बच रहा है जो समुद्री स्मगलिंग में खर्च हो जाता था। डिलीवरी टाइम भी आधे से कम हो गया है। जहां समुद्र से 30-40 दिन लगते थे, वहीं ट्रेन से यह सफर सिर्फ 14-15 दिन में पूरा हो जाता है। चाइना के लिए भी यह सोने पे सुहागा जैसा है। यह रेलवे लाइन चाइना के एम्बिशियस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का एक अहम हिस्सा है। इस रूट के जरिए चाइना न सिर्फ ईरान से एनर्जी सिक्योरिटी हासिल कर रहा है, बल्कि इसी रास्ते को आगे टर्की और फिर यूरोप तक ले जा रहा है। यानी मलाक्का स्ट्रेट या साउथ चाइना सी में अगर कोई प्रॉब्लम होती भी है तो चाइना का यूरोप से व्यापार चलता रहेगा। यह चाइना के लिए एक लाइफलाइन, एक बैकअप प्लान है। सेंट्रल एशिया इस खेल के असली गेम चेंजर। इस पूरी कहानी में कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे सेंट्रल एशियन देशों की लॉटरी लग गई है। उनके देश से अब चाइना और ईरान का करोड़ों का सामान गुजर रहा है। इससे उन्हें ट्रांजिट फीस से भारी कमाई हो रही है। उनके यहां न्यू जॉब्स पैदा हो रही हैं और लॉजिस्टिक्स हब्स बन रहे हैं। खासकर कजाकिस्तान इस रूट का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है। वो अब सिर्फ एक ट्रांजिट कंट्री नहीं, बल्कि चाइना और ईरान का एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी बन चुका है। इस रूट ने पूरे सेंट्रल एशिया की इकोनॉमी को एक नया बूस्ट दिया है। फ्यूचर का फैसला, समुंदर या जमीन, I'm not वीज। तो दोस्तों, ईरान और चाइना की यह कहानी हमें बताती है कि 21st सेंचुरी की जंग सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि ट्रेड रूट्स और इकोनॉमिक कॉरिडोर से भी लड़ी जाती है। जहां एक तरफ अमेरिका और वेस्टर्न देश समुद्र पर अपना कंट्रोल बनाए रखना चाहते हैं, वहीं चाइना और उसके पार्टनर्स जमीन के रास्ते एक ऐसी नई दुनिया बना रहे हैं जहां उनकी मर्जी चले। यह शिफ्ट सिर्फ ईरान के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। सदियों से समुद्र ही ग्लोबल ट्रेड की लाइफलाइन रहा है, लेकिन अब आयरन सिल्क रोड जैसे प्रोजेक्ट्स इस सदियों पुरानी सच्चाई को चुनौती दे रहे हैं। आपको क्या लगता है? क्या आने वाला वक्त जमीनी ट्रेड कॉरिडोर्स का होगा? क्या यह नए रास्ते ग्लोबल पावर बैलेंस को हमेशा के लिए बदल देंगे? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी यह कोशिश पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और भविष्य में ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नए रोचक विषय के साथ। धन्यवाद।